देखिए आपका सीआरपीसी लेक्चर चल रहा था भाई। और सीआरपीसी में आपका सेक्शन आपका 44 चल रहा था। फिर एक बार दोहरा दिया जाए। सेक्शन आपका 41 से लेकर और 60A तक, यानी कि धारा 41 से लेकर आपका 60A तक, जो ये चैप्टर अध्याय 5 पढ़ाया जा रहा है, ये वारंट के बिना गिरफ्तारी के मामले में लागू होगा। यानी कि न तो मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किया है और न ही मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी का आदेश दिया है, फिर भी आपका कुछ दशाओं में पुलिस, यानी कि धारा 41 और 42 में पुलिस, धारा 43 में प्राइवेट व्यक्ति और धारा 44 में मजिस्ट्रेट द्वारा आपका गिरफ्तारी की जा सकती है, वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना। एक तो सेक्शन मिलाने के लिए आता है, आपका गलत ना हो भाई। कई दिन से आपका चल रहा है, 4-5 दिन से ये सेक्शन। अब आपका 44 हमें शुरू करना है सीआरपीसी का। यहाँ से भी आपका इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बनता है, प्री में भी और मेंस में भी, तीनों में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन का मॉडल पहले देखा जाए तब भाई इसको शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन का मॉडल जो बना है वह ये बना है कि जो प्राधिकारी किसी कार्य को दूसरों से करा सकता है, वह प्राधिकारी उस कार्य को स्वयं करने की भी क्षमता रखता है। यानी कि इसका मतलब जो अथॉरिटी किसी एक्ट को किसी अन्य पर्सन से करा सकती है, वह अथॉरिटी उस एक्ट को सेल्फ भी, यानी कि स्वयं भी करने की शक्ति रखती है। तो मजिस्ट्रेट चूंकि पुलिस को वारंट जारी करके और पुलिस से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करवा सकता है, तो मजिस्ट्रेट स्वयं भी इस कार्य को कर सकता है। यानी कि मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं गिरफ्तारी किस धारा में, तो 44। इस सिद्धांत को सीआरपीसी में 3 धाराओं में समाहित किया गया है और तीनों धाराएं याद रखनी है। आपका बताया गया था, एक सेक्शन 36 याद रखना है, दूसरा 44 और तीसरा आपका 103। इसी पर कोरिलेट कर लेना चाहिए, बेरेक पर ही 3 सेक्शन। भाई 36 क्या बताते हैं, अब तीनों को एक एक फिर एक बार देखिए। सेक्शन 36 बताती है कि थाने के भार साधक अधिकारी को जो पावर थाने की सीमा के अंदर है, वह पावर उस एरिया में जितने ऊपर के पुलिस अधिकारी होंगे उनको स्वयं प्राप्त होगा। यानी कि आपका डीवाईएसपी हुए, सीओ हुए, एसपी हुए, उस इलाके के आईजी हुए, डीआईजी हुए, इनको स्वतः वह पावर है जो किसको पावर कानूनन है, दरोगा जी को, उस थाने की एरिया में। ये कौन सी धारा बताती है, तो सीआरपीसी की धारा 36। दूसरा जो कोरिलेट किया गया था, बताया भी गया था, वह ये जो सिद्धांत है वह आपका सीआरपीसी की धारा 103 में है। यानी कि ओरल सर्च वारंट या मौखिक खोज वारंट या मौखिक तलाशी वारंट कहिए, या मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं तलाशी। यानी कि क्या मजिस्ट्रेट किसी स्थान की स्वयं तलाशी ले सकता है कि नहीं ले सकता है, और किस सेक्शन में प्रावधान है, तो सेक्शन 103। लेकिन मजिस्ट्रेट को उसी कमरे में उपस्थित होना चाहिए जिस कमरे की वह तलाशी लेवा रहा है या ले रहा है। तो क्वेश्चन ये भी बना है कि ओरल सर्च वारंट या मौखिक खोज वारंट या मौखिक तलाशी, खोज बिहार खोज लिखता है, तलाशी नहीं लिखेगा। बिहार में जो लिखा है खोज वारंट, तो भाई गलत ना हो। मौखिक खोज वारंट किस धारा में है, तो 103 में। आदेश नहीं देता बल्कि खड़ा होकर या तो तलाशी लिवा सकता है या खुद ही तलाशी ले सकता है।
लेकिन बाहर नहीं, उसी रूम में उसे क्या होना चाहिए, मौजूद। इसके विपरीत भी सिद्धांत हैं जो अब तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछ सकता है आयोग। वह सिद्धांत ये है कि जो प्राधिकारी किसी कार्य को स्वयं कर सकता है वह उस कार्य को अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों से भी, सबॉर्डिनेट प्राधिकारियों से भी करा सकता है। ये उल्टा सिद्धांत है इसके, और यह सिद्धांत सीआरपीसी की दो धाराओं में समाहित है, एक 55 और दूसरा 74। यानी कि एक धारा 55 और दूसरा किस धारा में, 74। अब देखिए इसको भाई आपका, यानी कि उल्टा सिद्धांत हम बता रहे हैं, फिर एक बार बता रहे हैं दोनों धाराओं को। धारा 55 कब लागू होगी, जब किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है। और धारा 74 कब लागू होगी सीआरपीसी की, जब किसी व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। दोनों में ये सिद्धांत है कि जो पुलिस अधिकारी किसी कार्य को स्वयं कर सकता है वह उस कार्य को अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों से भी करा सकता है। यानी कि आइए, एक पुलिस अधिकारी है, वह वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कानूनन शक्ति रखता है, तो क्या वह अपने सबॉर्डिनेट पुलिस अधिकारी को ये शक्ति डेलीगेट कर सकता है कि नहीं, दे सकता है कि नहीं, दे सकता है। लेकिन मौखिक नहीं, कैसे दिया जाएगा, लिखित में। मौखिक नहीं काम होगा कि जाओ गिरफ्तार करो, लिखित में दे, उस पर साइन करे और कहे कि उस पर नाम लिखे जिसको शक्ति दे रहा है, और कहे कि हमारी ओर से तुम ही जाकर वारंट के बिना क्या कर लो, गिरफ्तार। तो जो कार्य स्वयं कर सकता है उसको किसकी उस कार्य को किससे करा लिया, दूसरे से। तो ये कब लागू होगी, धारा 55, वारंट पर गिरफ्तारी की वारंट के बिना। हाँ, वारंट के बिना। अब आइए इसी के थोड़ा दूसरा भाषा में। मान लीजिए एसपी के नाम वारंट जारी किया गया, पुलिस अधीक्षक के नाम, और न्यायालय ने एसपी साहब को आपका आदेशित किया कि वारंट में वर्णित व्यक्ति को गिरफ्तार करके आप कोर्ट में हाजिर करिए। तो भाई आपका क्या एसपी साहब इस वारंट का निष्पादन, यानी कि वारंटी की गिरफ्तारी, क्या अपने सबॉर्डिनेट से करा सकते हैं कि नहीं, दरोगा जी से करा सकते हैं कि नहीं, डीवाईएसपी से। लेकिन मौखिक नहीं, स्पष्ट क्या करना पड़ेगा, वारंट के पीछे लिखना पड़ेगा कि मैं तुम्हें प्राधिकार देता हूं कि मैं ये कार्य कर सकता हूं, तो मैं तुम्हें भी प्राधिकार देता हूं कि तुम भी ये कार्य क्या कर सकते हो। मौखिक नहीं, लिख कर देना पड़ेगा वारंट के क्या पीछे। जिस पुलिस अधिकारी को ये आदेशित करेंगे उसका क्या लिखें, नाम लिखें कि हम तुम्हें क्या देते हैं, अथराइज करते हैं। तो ये दो धाराएं उल्टे नियम पर आधारित है, याद रखिए। वो तीन धाराएं दूसरे नियम पर। ये दो धाराएं अभी पूछी नहीं गई हैं। ये जरूर है कि आपका उत्तराखंड में मेंस में ये धाराएं पूछी गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेंस में आ चुका है टिप्पणी में, तो वही 8 से 10 लाइन लिखना है। उत्तराखंड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते। टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे, छोटे आएंगे मेंस में, और उसी को डील करना है। अब आप चाहे कि 10 क्वेश्चन रट्टा मार कर चले जाएं उत्तराखंड, अब वो संभव नहीं है। यूपी में भी अब संभव नहीं है, सब फालतू क्वेश्चनों की भरमार लगा रहा है जो कहीं लिखवाए नहीं जाते। तो यही सब कंसेप्ट क्लियर रखे। अब आइए आगे देखा जाए भाई, सेक्शन 44 से जो अगला क्वेश्चन आपका सामान्य तौर पे बनता है इंटरव्यू में कि सरेंडर का कहाँ प्रावधान है, या ओरल अरेस्ट वारंट। फिर एक बार कोरिलेट करिए। पहले सरेंडर पर हम आते हैं। सरेंडर का मतलब हुआ समर्पण। समर्पण मतलब कि आत्मसमर्पण, यानी कि जब कोई अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपने को न्यायालय की अभिरक्षा में
सुपुर्द कर देता है तो हम कहते हैं कि अभियुक्त ने अपना क्या कर दिया, सरेंडर। जहाँ तक सरेंडर का प्रावधान है, आपका सरेंडर कहाँ से कवर होता है, तो सरेंडर कवर होता है आपका धारा 44 के क्लाज 2 से। अब कई लोग पूछेंगे कि कहाँ लिखा गया है। अरे भाई, हर एक चीज लिखी नहीं जा सकती, कुछ आप उसका इरादा भी निकालेंगे। शब्दों का क्या निकाला जाता है, इंटेंशन। अब कोई कहे कि कहाँ लिखा गया कि जो प्राधिकारी किसी कार्य को स्वयं कर सकता है वह दूसरे से करा सकता है, तो सब कुछ लिखा नहीं जाता बैरक में। कुछ दिमाग भी लगाना है कि यहाँ हो सकता है। शब्दों का हम क्या निकालेंगे, अर्थ। तो अगर कोई पूछे कि सरेंडर या आत्मसमर्पण का प्रावधान कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे, 44 का कौन सा क्लाज बताएंगे, 2। भाई गलत ना हो, अभी हम डायरेक्ट बताएंगे। सरेंडर क्यों किया जाता है, इस पर पहले एक लाइन बता दिया जाए। देखिए, अगर पुलिस वारंट के बिना या वारंट पर किसी को अरेस्ट करती है तो 24 घंटा का अधिकतम अपने पास रख सकती है, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना। कितने घंटे रख सकती हैं, 24। अब यह है कि अगर अभियुक्त न्यायालय में आत्मसमर्पण कर देता है तो वह जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है, पुलिस के हाथ नहीं लगता। तो ज़्यादा अभियुक्त ये प्रयास करते हैं कि मैं न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दूं ताकि पुलिस की पिटाई और इनकाउंटर से क्या करूं, बच जाऊं। तो एक तरीका है कि पुलिस इनकाउंटर अब मुश्किल है, क्योंकि न्यायालय की अभिरक्षा में जाएगा तो न्यायालय अब इतना आसानी से पुलिस को हैंड ओवर नहीं करेगा। आपका भले जेल भेज दे, नैनी जेल, या जमानत दे दे, लेकिन पुलिस को कम देता है। अब पुलिस को मांगना पड़ेगा। अब ये नहीं कि पुलिस को मिल गया और ऐसे गिरफ्तार हो जाता तो 24 घंटे में कुटाई दरोगा जी कर ही देते। तो इसीलिए आत्मसमर्पण किया जाता है। दूसरा आपका जो व्यू इसमें देखना है सेक्शन में, भाई वो भी महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है इंटरव्यू में भी। ओरल अरेस्ट वारंट, तो ओरल जहाँ जहाँ है एक जगह सीआरपीसी में एकत्र कर लेना है। आपका पहला नियम, ओरल सर्च वारंट पूछे या ओरल तलाशी वारंट या मौखिक तलाशी वारंट, तो धारा 103 मारकर आइएगा। मैं फिर बता दूं, मौखिक या ओरल सर्च वारंट पूछे तो कौन सी धारा, 103। और ओरल अरेस्ट वारंट या मौखिक गिरफ्तारी का वारंट ये विवक्षित है धारा 44 के किस क्लाज में, 2 में। ये विवक्षित है, लिखा नहीं गया है। अब आइए धारा 44 देखा जाए। भाई आखिर इसमें इतना महत्वपूर्ण बातें समाहित है, तो आपका कहा क्या गया है, और एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए। बिहार जब प्री में बनाता है तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन इस पर बनाया है, और इतना अंदर जाकर बनाया है कि अगर ऊपर ऊपर कोई हेडिंग पढ़ लिया होगा तो कवर नहीं होगी। तो एक एक शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। आपका फिर हम एक एक देखिए, आपका सेक्शन सीआरपीसी का 44, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। 2 क्लाज है, हम पहला क्लाज शुरू करते हैं। जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है। यानी कि देखिए, इतने ही शब्द में आपके कितने क्वेश्चन निकल गए, भले आपको मालूम ना हो। पहला ये है कि आपका कौन मजिस्ट्रेट सक्षम है जो धारा 44 के तहत किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन दे देता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, फिर दे देगा कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, डीएम एसडीएम एडीएम सक्षम है कि ये सीजीएम और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ये सक्षम है कि दोनों?
पहला शब्द यही पकड़ना है कि कौन कॉम्पिटेंट है जो वारंट के बिना सेक्शन 44 के तहत किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है, गिरफ्तार। पहला। अगला देखिए, जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में आपका उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर, यानी कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, वह जो अपराध किया गया है न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट की क्या उपस्थिति में, और उपस्थिति में किया है। और तीसरा पॉइंट भी अति महत्वपूर्ण है, उसकी स्थानीय क्षेत्राधिकार के क्या अंदर की बाहर। यही क्वेश्चन बिहार में पूछा गया था। यानी कि जैसे कि प्रयागराज का आपका है इलाका, तो प्रयागराज के अगर सीमा के अंदर कार्य हो रहा है तब प्रयागराज के कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट को ये पावर मिलेगा, लेकिन अधिकारिता से बाहर होने पर इन लोगों को ये पावर नहीं मिलेगा। बिहार यही आपका फंसाया था कि अधिकारिता से बाहर या अधिकारिता के अंदर। क्वेश्चन ये बना था कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, तो अधिकारिता के अंदर और बाहर में ही फंसाया था, तो कौन सही नहीं है। अधिकारिता के बाहर क्या ये धारा लागू होगी, यही पॉइंट याद रखिए। कौन सही नहीं है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा अधिकारिता के अंदर, एक ऑप्शन अधिकारिता के बाहर। तो अधिकारिता के क्या गलत है, बाहर, अंदर होना चाहिए बाहर नहीं। इसको देखिए भाई, आपका 2-3 क्वेश्चन और इसमें से आपका महत्वपूर्ण है, फिर हम उठा रहे हैं। यानी कि धारा 44 के तहत कार्यपालक और न्यायिक दोनों मजिस्ट्रेटों को अपनी स्थानीय अधिकारिता के सीमा के अंदर अधिकार उपलब्ध है कि वह किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर ले, लेकिन किस व्यक्ति को करे। तो सबसे पहले हुआ कि ऐसे कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, उपस्थिति मतलब क्या हुआ, उसके सामने। और ना है तो याद करिए, उपस्थिति मतलब क्या, उसके सामने किसी व्यक्ति ने कोई क्या किया है, अपराध। अब यहाँ देखिए यूपी कैसे टेक्निकल क्वेश्चन बनाया है कि कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किस व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन बना है जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, दूसरा जो उसकी उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए, संज्ञेय लिखा कि असंज्ञेय की अपराध, तो अपराध में तो एक शामिल है कि दोनों। तो फिर वही आप जैसे बता रहे हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति का मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसके सामने चाहे संज्ञेय अपराध करे या असंज्ञेय अपराध करे, मजिस्ट्रेट वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार। शब्द याद रखिएगा, आपका अपराध करता मतलब कौन सा, दोनों। ये आपका कंप्लेंट में और अच्छा जोड़ सकते हैं भाई। जो न्यायालय में परिवाद किया जाता है, आप वहां से और अच्छा जोड़ सकते हैं। पूछा गया था पिछली बार जे में भी कि परिवाद किस अपराध में किया जाता है, तो जो 2D में परिवाद की परिभाषा दी गई है उसमें संज्ञेय असंज्ञेय न लिखकर अपराध लिखा गया है। और जहां भी अपराध केवल आए और संज्ञेय असंज्ञेय न दिया रहे तो क्या मार कराएंगे, दोनों। तो पिछली बार यूपी जे का क्वेश्चन है कि परिवाद किस अपराध में, संज्ञेय की असंज्ञेय की, दोनों, दोनों। और आपका 44 भी किस अपराध में लागू होगी, दोनों। अगला शब्द देखिए, इतना अभी बताया गया, अभी एक लाइन हुआ भाई चर्चा। अगला देखिए, तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। यानी कि तब ऐसा
मजिस्ट्रेट ऐसे अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है, तो सिद्धांत यहाँ निकाल लीजिए कि जो प्राधिकारी किसी कार्य को दूसरों से करा सकता है, क्या वह उस कार्य को स्वयं कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। तो भाई मजिस्ट्रेट अमूमन करता क्या है? पुलिस से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करवाता है, तो क्या स्वयं गिरफ्तार कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। अगला है, या गिरफ्तार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने अपराध किया गया, मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को मौखिक आदेश दिया कि आप इनको क्या करिए, गिरफ्तार, ये हमारे सामने क्या किए हैं, अपराध। याद रखिए, भी कर सकता है, यानी कि स्वयं गिरफ्तार भी कर सकता है 44 में, और किससे करा सकता है? दूसरे से भी। अगला देखिए, और तब जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। अब इसको समझना है, लास्ट लाइन। जब मजिस्ट्रेट या तो स्वतः गिरफ्तार कर लिया किसी व्यक्ति को, या गिरफ्तार करवा लिया, या तो कर लिया या किया, करवा लिया, तब मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? तो मजिस्ट्रेट अब ये देखेंगे कि जो अपराध इसने किया है वह जमानती है कि अजमानती। अगर अपराध जमानती निकला, बेलेबुल निकला, तो चूंकि जमानती अपराध में जमानत पाना अभियुक्त का अधिकार होता है, जबकि अजमानती में जमानत देना न्यायालय का विवेकाधिकार। तो अगर जमानती अपराध है और अभियुक्त जमानतदार और बांड भरने के लिए क्या है, तैयार, तो जमानतदार लाइए, बंद पत्र भरिए, तो आपको मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? छोड़ देंगे। और अगर नहीं बंद पत्र भरते हैं, जमानतदार नहीं लाते हैं, तो मजिस्ट्रेट जेल भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे? जेल। अगर अजमानती अपराध हैं तो चाहे मजिस्ट्रेट जमानत दे या अभिरक्षा में, यानी कि जेल क्या करे? भेज दे। ये आपका पहला खंड निकला। अब दूसरा खंड देखिए भाई, आपका दूसरा खंड ही काफी महत्वपूर्ण है। इसमें भी दो तीन टेक्निकल बातें आएंगी। पहले इसकी भूमिका देखिए। जो क्लास 2 होगा वह सरेंडर की बात करेगा, आत्मसमर्पण की बात करेगा। लिखा तो नहीं गया है, लेकिन यहाँ सरेंडर या आत्मसमर्पण विवक्षित है। अब देखिए क्या कहा गया, क्लास 2 बिहार पूछा गया ये भी। कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या दूसरे से गिरफ्तार करवा सकता है, लेकिन अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर की बाहर, भीतर बाहर नहीं। तो किसको स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या करवा सकता है? तो आपका ऐसे व्यक्ति को जिसके खिलाफ ऐसा मजिस्ट्रेट उस समय और उस कंडीशन में क्या जारी कर सकता था? गिरफ्तारी का वारंट। यानी कि कुल मिलाकर आपका मजिस्ट्रेट जिस व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी करने में सक्षम था, तो गिरफ्तारी का वारंट जारी न करे और जारी न करके उस व्यक्ति को वारंट के बिना स्वतः गिरफ्तार कर ले, या किसी अन्य व्यक्ति से गिरफ्तार क्या कर ले? करवा ले।
कौन सी धारा है, तो आपका जवाब रहेगा 44 का कौन सा क्लास 2। अब आप कहेंगे कि आत्मसमर्पण कहाँ से इसमें आ गया, लिखा तो है नहीं। तो वो समझिए भाई, लिखा नहीं है। देखिए आपका सरेंडर कैसे इसमें समाहित है, आपका कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। कैसे इस धारा में आत्मसमर्पण समाहित हैं, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन आपका 46। धारा 46 बताती है कि जो गिरफ्तारी होगी वह आभासी भी हो सकती है। अर्थात अगर अभियुक्त आकर कहे कि मैं अपने को आपसे गिरफ्तार करवाता हूं, तो छूने की आवश्यकता नहीं है और हथकड़ी लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो होता क्या है कि न्यायालय में अभियुक्त जाता है, कटघरे में खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं अपने को आपसे क्या करवा रहा हूँ, गिरफ्तार। तो मजिस्ट्रेट उसका हाथ नहीं पकड़ते और हथकड़ी नहीं लगाते, क्योंकि अभियुक्त का आचरण ही ऐसा बता रहा है कि वह अपने को मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में क्या कर चुका है, सुपुर्द। भाई आत्मसमर्पण इसी को कहते हैं कि जाके कोर्ट में खड़े हो जाइए और खड़ा होकर ये कहिए कि मैं अपने को न्यायाधीश को क्या करता हूँ, समर्पित, और मुझे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट साहब क्या कर लें, गिरफ्तार। तो इसी को हम कहते हैं आत्मसमर्पण करना। याद रखिए क्या कहा जाता है, सरेंडर करना। इस प्रकार 44 काफी महत्वपूर्ण थी। अगला शब्द देखिए भाई आपका, अगली धारा आपका 45 है। ये धारा केवल प्री में पूछी जाती है। उत्तराखंड में 2 बार रिपीट किया है, यूपी में भले न पूछा गया हो। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड में 2 बार आया है कि सशस्त्र बलों को गिरफ्तारी से किस धारा में संरक्षण प्रदान किया गया है। तो जो आर्म्स फोर्स है, जो सशस्त्र बल है, जो केंद्रीय बल है, उनको गिरफ्तारी से सेक्शन 45 में संरक्षण प्रदान किया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो उत्तराखंड का मॉडल है कि आपका सेक्शन 45 किन धाराओं का अपवाद है। तो धारा 41 का भी अपवाद है, 42 का भी, 43 का भी और 44 का भी। यानी कि जो नियम आप लोगों ने 41 से लेकर 44 तक में पढ़ा, वह नियम विफल हो जाएगा। किसकी गिरफ्तारी करनी है, सशस्त्र बल या केंद्रीय बल। तो फिर ये आया कि आखिर केंद्रीय बलों की गिरफ्तारी कैसे होगी। तो अगर कोई केंद्र का बल, जैसे आपका आरएएफ है या सीआरपीएफ है या अर्धसैनिक बल है या पैरा कमांडो है, सैनिक है इत्यादि, तो अगर कोई केंद्र का बल कोई ऑन ड्यूटी कोई अपराध करता है, तो उसकी गिरफ्तारी केंद्र सरकार की इजाजत से ही होगी। बहुत बड़ा संरक्षण है, याद रखिए। अगर कोई केंद्रीय बल अपराध करता है, तो उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि केंद्र सरकार उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या न दे दे, अनुज्ञा। आपका नागालैंड में ही आपका उग्रवादी समझ के 14 लोगों को केंद्रीय बल ने मार दिया, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि राज्य के पुलिस को पावर ही नहीं है। कब गिरफ्तार करेगी, जब कौन अनुमति दे दे, केंद्रीय सरकार। चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे यहाँ, जैसे कि चुनाव ड्यूटी में भी लगे अर्धसैनिक बल, तो अगर ऑन ड्यूटी मार दे, किसी को अपराध कर दें, तो पुलिस को पावर नहीं है कैसे गिरफ्तार कर ले, किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, केंद्र सरकार। इतना आसान नहीं है। तो भाई ये बेयर एक्ट देखिए, आपका बेयर एक्ट की भाषा देखा जाए भाई, जो आ सकता है उतना बता दिया गया 45 में, फिर भी एक बार 2 मिनट इसको देख लिया जाए। अगला देखिए, सशस्त्र बलों के सदस्यों का
गिरफ्तारी से संरक्षण। धारा 41 से लेकर 44 तक की धाराओं में किसी बात के होते हुए भी संघ के आर्म्ड फोर्स यानी कि सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्य का ऑन ड्यूटी, पदीय कर्तव्य मतलब क्या हुआ, ऑन ड्यूटी कहा जाता है, का निर्वहन करते हुए अपने द्वारा की गई किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि केंद्रीय सरकार की क्या नहीं ले ली जाती सहमति। तो बस याद रखिए, आपका किसका अपवाद है क्या बता ही दिया गया, सब कुछ तो बता ही दिया गया, कुछ बचा नहीं। हाँ? तब गिरफ्तार किया जा सकता है भाई, बैठिए। छुट्टी पर है तब गिरफ्तार किया जा सकता है, ऑन ड्यूटी। ये जो नियम लागू होगा ऑन ड्यूटी, आपका याद रखिए। अच्छे से लिखा है कि आपका पदीय कर्तव्य के क्या करते हुए, यानी कि ऑन ड्यूटी। छुट्टी पर है, गिरफ्तार अगर किया जाता है तो उसके कमांडिंग अफसर को सूचना दी जाती है कि आपका सैनिक आया था छुट्टी पर और हमने ये अपराध किया, हमने गिरफ्तार कर लिया है, तो उसको सूचना देनी पड़ती है, ये नहीं कि ऐसे ही हो जाएगा। अगला देखिए आपका 46, धारा 46 भी लगातार क्वेश्चन बनता है। पिछली बार आपका यूपीजे में भी प्री में क्वेश्चन बना, इंटरव्यू में भी बनता है और मेंस में, यानी कि इधर के अब तक जितनी धाराएं बताई गई, एक 45 को छोड़ दिया जाए तो सभी धाराएं प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। 45 केवल प्री में बनता है और प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में। 46 को भी अच्छे से देखना है। गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, यानी कि अरेस्ट करने का मेथड क्या होगा, ढंग क्या होगा, तरीका क्या होगा, वह तरीका, वह ढंग या वह मेथड आपका 40 धारा 46 में बताया गया है। तो अगला क्वेश्चन आपका बनता है प्री में कि गिरफ्तारी का ढंग या मेथड या तरीका या कहाँ बताया गया है, तो घबराना नहीं है, किस धारा में, 46। दूसरा आपका पहले क्वेश्चन निकाल लिया जाए तब आपका बेयर एक्ट शुरू किया जाए, क्योंकि बेयर एक्ट में आपका 44 के क्लास 2 से फिर जोड़ना है और कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी देखने हैं, और इसमें आपका 2-3 केस भी आएंगे। एक डी के बसु का केस, दूसरा आपका जोगिंदर सिंह का केस, और तीसरा सुनील बत्रा का भी केस आएगा। यानी कि दो कम से कम केस भी याद रखना है, ये नहीं कैसे। इसकी भूमिका देखिए पहले, सेक्शन जहां तक 46 की बात है, 46 में जो पिछली बार यूपीजे में क्वेश्चन बना, भाई बता दिया जाए 41 से लेकर और 60A तक 3 क्वेश्चन बने थे प्री में, एक नहीं। इन्हीं धाराओं से कितने क्वेश्चन बन चुके हैं, एक ही बार में 3 क्वेश्चन। अब आपका कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं उसी को हमें देखना है। तो आपका जो पहला नियम आया, बैठिए, आपका क्वेश्चन जो बना है आपका सीआरपीसी की धारा 46 में पहला नियम, दो ऐसी कंडीशन मिलेंगी जहां की महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जाएगी। और वहीं आपका पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से बना था जे में कि महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी। ये सीआरपीसी में कहाँ प्रावधानित हैं, तो 46 में है। और 46 में हम दो जगह देखेंगे, एक धारा 46 वन का परंतुक में और दूसरा धारा 46 के खंड 4 में, दो जगह यहीं आपका आएगा। याद रखिए, आपका जो पूछा गया था एक 46 वन का परंतु पूछा गया था,
खंड 4 भी महत्वपूर्ण है। महिला की गिरफ्तारी किस पुलिस अधिकारी द्वारा? पुरुष नहीं बल्कि महिला द्वारा। और आपका कहाँ है? तो दो जगह तो यहीं पर है। तलाशी भी महिला द्वारा, मेडिकल चेकअप भी महिला द्वारा, सब कुछ महिला का महिला द्वारा। ये 4-5 जगह हम लिखवाएंगे, एक जगह नहीं। इसी चैप्टर में कम से कम 4 से 5 जगह अंत में हम कोरिलेट करेंगे। पहले तो भाई देखिए, अगला क्वेश्चन जो यहाँ बनता है आपका इनकाउंटर का बनता है, और अच्छे से उसको भी तैयार रखना है। 46 का क्लास 3 से क्वेश्चन बनता है। सीआरपीसी की धारा 46 का खंड 3 पढ़िए, नकारात्मक भाषा में है, उसको हम बताएंगे दोनों भाषा। कब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने में उसकी मृत्यु तक कारित कर सकती है? तो जब ऐसे व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया हो जिसमें उसको सजा या तो मृत्युदंड हो सकती है या आजीवन कारावास। फिर एक बार समझिए इसको तो भूमिका में, अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जिसमें कि उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है, तो पुलिस गिरफ्तार करने में उसकी मृत्यु तक कारित कर सकती है। और इसी में पुलिस वाले क्या करते हैं? ठोक देते हैं जाओ ऊपर पहुंच जाओ, और कह देते हैं कि गया तब तक उधर से क्या करने लगा, या तो भागने लगा और पकड़ने के लिए हमने बल का प्रयोग किया, मर गया। और ऐसा अपराध किया था जिसमें कितनी सजा इसको हो सकती थी? या तो फांसी की या आजीवन कारावास। तो दूसरा पुलिस कहती है कि भाई आपका गए पकड़ने, तो हम ही पर फायर झोंक दिया, तो हमने अपने बचाव के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए हमने क्या किया? इसे ठोक दिया, और ठोक कर कहाँ पहुँचा दिया? ऊपर। और जबकि वास्तव में होता क्या है कि पुलिस वाले फर्जी इनकाउंटर करते हैं ज़्यादातर, माने 99% इनकाउंटर फर्जी होते हैं, और उसको क्या दिखाया जाता है? सही। इसमें कोई शक नहीं। और इनकाउंटर में सबसे इस समय आपका जो तेज तर्रार है यूपी पुलिस है। आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी नोटिस जारी किया कि इतने लोग कैसे इनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। योगी जी तो खुलेआम कहते हैं कि या तो सुधर जाओ या कहाँ पहुंचा दिए जाओगे। भाई आप सुने होंगे उनका भाषण, जब मुख्यमंत्री ही खुलेआम कह रहा है या तो प्रदेश छोड़ दो नहीं तो कहाँ पहुंचा देंगे ऊपर, तो पुलिस वालों का तो मन बढ़ ही जाएगा। पंखा तो आप बंद कर दीजिए, देखिए दिक्कत हो रही है। बस बस रहने दीजिए, लाइट जलने। देखिए आपका भाई तो धारा 46 में इनकाउंटर किसमें है? ये रट कर जाइएगा किसमें है। 46 के किस क्लाज में? आपका 3 में। हम बताएंगे बेरेट की भाषा, लेकिन एक सामान्य तो याद रखिए। अब आइए 46 शुरू किया जाए भाई। 4 खंड हैं, आपका महत्वपूर्ण है, और 2 महिलाओं के भी बारे में मिलेगा। देखिए पहला, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी? तो एक उदाहरण बना लिया जाए और अच्छा रहेगा, फिर केस उस पर। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, इसको गिरफ्तार करना है, तो आखिर इसको कैसे अरेस्ट किया जाएगा? किस तरीके से किया जाएगा? हाथ पकड़ा जाएगा कि बांधा जाएगा रस्सी से, कि पैकड़ लगा दिया जाएगा, कि हथकड़ी लगाई जाएगी? क्या तरीका होगा? वह तरीका आपका 46 से कवर होगा। और एक एक तरीका देखिए, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई, गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है, तो पहला शब्द ये आया कि गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, तो तुरंत थोड़ा सेक्शनों को कवर करिए। 41 में कौन वारंट के बिना गिरफ्तार करती थी? पुलिस। 42 धारा में भी पुलिस। 43 में प्राइवेट व्यक्ति।
और 44 में कौन करते थे? स्वयं मजिस्ट्रेट। तो धारा 46 किसके बारे में लागू होगी? जब पुलिस गिरफ्तार करे कि प्राइवेट व्यक्ति की मजिस्ट्रेट की सभी। क्या लिखा है भाई? देखिए, बेरट की भाषा ही पकड़ना है। या तो पुलिस अधिकारी और उसके आगे एक शब्द लिखा है, कौन? अन्य व्यक्ति, यानी कि 43 वाले प्राइवेट व्यक्ति, या 44 वाले कौन? आपका मजिस्ट्रेट। सब में लागू होगा। अगला देखिए, गिरफ्तार करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा, यानी कि आपका छूकर गिरफ्तारी हो सकती है, पहला नियम है। दूसरा, आपका परिरुद्ध करेगा, यानी कि आपका वास्तव में छुएगा। दूसरा, परिरुद्ध करेगा, डिटेन करेगा, अभी हम बता रहे हैं। परिरुद्ध करेगा जब तक उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया हो, यानी कि जब तक उसने अपने वचन या क्या कर्म, कर्म मतलब कि आचरण, कंडक्ट द्वारा अपने को अभिरक्षा में सुपुर्द न कर दिया। यानी कि फिर एक बार देखिए पूरा वाक्य भाई। मान लीजिए कि पुलिस या प्राइवेट व्यक्ति या मजिस्ट्रेट एक को गिरफ्तार करने जाते हैं, तो पहला नियम है कि अगर ये अपने वचन द्वारा ये दर्शा देता है कि हम आपकी शरण में हैं, हमें गिरफ्तार कर लीजिए, या हम अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं, हाथ ऊपर कर दिया, कोई तिकड़मबाजी नहीं कर रहा है, तो क्या उसको छुआ जाएगा, बांधा जाएगा? नहीं, क्योंकि उसका कर्म ही उसका वचन ही बताता है कि वह अपने को क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। अब न्यायालय में कर्म देखिए, एक अभियुक्त न्यायालय में गया, कटघरे में खड़ा हो गया और मजिस्ट्रेट के यहाँ कहा कि मैं अपने को आपकी अभिरक्षा में समर्पित करता हूँ, शांति से खड़ा रहा। तो बताइए, क्या गिरफ्तारी हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि गिरफ्तारी में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, वह अपने वचन द्वारा भी उसके वचन भी दे दे, तो ये माना जाएगा कि वह क्या हो गया, गिरफ्तार। तो आपका 44 का क्लास 2 कवर करना है कि अगर मजिस्ट्रेट स्वयं गिरफ्तार कर रहे हैं, अभियुक्त कटघरे में गया और आपका कह दिया कि हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं, आपकी अभिरक्षा में ले लीजिए हमें अपनी, तो गिरफ्तारी हो गई कि नहीं हो गई? वचन। दूसरा, आपका कर्म द्वारा। कर्म का मतलब ये हुआ कि कंडक्ट दिखाए, अर्थात ये एक व्यक्ति है जिसे गिरफ्तार करना है और ये ऐसा कंडक्ट दिखाता है जिससे ये निष्कर्षित होता है कि ए ने अपने को गिरफ्तार करवा दिया है, यानी कि हाथ ऊपर उठा के और चलने लगा, या आपका चलने लगा, तो ऐसी दशा में सामान्यतः यह माना जाता है कि यह अपने को क्या कर दिया है, समर्पित कर दिया और गिरफ्तार हो गए। लेकिन अब लेकिन लगाकर आगे बढ़ना है, और क्या करना है, छूकर, और क्या करना है, परिरुद्ध कर। लेकिन अगर अभियुक्त आपका न तो वचन दिया हो और न ही अपने आचरण से ये दर्शित किया हो कि हम अपनी गिरफ्तारी देते हैं, तब गिरफ्तारी कैसे की जाएगी? तो ऐसे व्यक्ति को छूकर। तो छूकर देखे हैं कि नहीं, कभी सुने हैं कि नहीं? यानी कि आपका छूकर, तो फिल्म वेलकम देखिएगा तब आपका छूकर आएगा। भाई आपका जैसे कि मौत छू कर निकल गई, कहा जाता है ना, या सफलता छू कर निकल गई। छू कर मतलब एकदम पास से गुजर गई, यानी कि पप्पू पॉइंट नंबर से क्या किया, रुक गया। जैसे बिहार में कई लोगों का कोचिंग का भी रुका है 0.25 से, कई लोगों का रुका है। सब लोग आशा कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तो हमारा होगा।
1 नंबर से, आधा नंबर से याचिका भी दायर किए थे और चल भी रहा है मुकदमा भाई आपका। पढ़ भी रहे हैं लोग ऑनलाइन ज़्यादा बिहार के, यानी कि छू कर का मतलब कि टच करके। तो अगर कोई व्यक्ति अपने वचन या कर्म द्वारा ये दर्शित नहीं करता कि वह अपनी गिरफ्तारी दे चुका है, तो उसकी गिरफ्तारी टच करके भी की जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर टच करने पर भी न माने तो आपका क्या किया जाएगा? डिटेन किया जाएगा, परिरुद्ध किया जाएगा। हर जगह ना, पीछे बैठिए हो, अच्छे बैठिए। परिरुद्ध करना मतलब समझिए, डिटेन कर देना। परिरुद्ध करना मतलब कि उसकी चेष्टाओं पर रोक लगा देना, हरकतों पर रोक लगा देना। तो हरकतों पर रोक कैसे लगाई जाएगी, अब ये पहले जानिए। या तो दो लोग या एक लोग उसको पकड़ लें, तब हरकतों पर रोक। कमरे में बंद कर दें पकड़कर, तब हरकतों पर रोक। चारों तरफ से घेर लिया जाए ताकि भाग न पाए, तब हरकतों पर रोक। हाथ में हथकड़ी लगा दिया जाए तब, अब पैर में पैकड़ लगा दिया जाए तब, या चार लोग उसका, दो लोग बाह पकड़ लें और दो लोग क्या पकड़ लें? पैर। तो उसको परिरुद्ध करना कहते हैं। लेकिन ये कब किया जाएगा? जब ऐसा व्यक्ति सतर्क रहना है, अपने वचन या कर्म द्वारा अपने को कस्टडी में समर्पित नहीं करता। तो यहीं परिरुद्ध में ही आपका 2 केस कम से कम पढ़ना है, ध्यान में रखिए। पहले दिलीप कुमार बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के आवाज, जिसमें कि आपका ये अवैध गिरफ्तारी और गिरफ्तार व्यक्ति को काफ़ी प्रश्रय दिया गया और तमाम बातें बताई गई। उतना संभव भी नहीं है बताना, संविधान में बताया जाता है। यानी कि गिरफ्तार करने में अत्यधिक बल का प्रयोग न करिए। गिरफ्तार करने में आपका सावधानी बरतिए और उतना ही उसे परिरुद्ध करिए जितना निकल भागने से रोकने के लिए क्या हो आवश्यक। और हथकड़ी तभी लगाइए, मैं फिर बता दूं, हथकड़ी तभी लगाइए जब ये आशंका हो कि ये अभिरक्षा से निकल कर भाग जाएगा, अन्यथा न लगाइए। तो अब अधिवक्ता को भी हथकड़ी लोग लगा देते हैं, तो अधिवक्ता को हथकड़ी न लगाइए, क्योंकि कहाँ भागेगा? ये आपका बुजुर्ग है तो कैसे भाग जाएगा? बूढ़ी महिला है तो कैसे भागेगी? और नेता परेता है तो देखे होंगे, हथकड़ी नहीं, कभी टीवी पर देखिएगा, 2 पुलिस वाले सादे ड्रेस में बाह उनका पकड़े रहते हैं और बाह पकड़ कर कोर्ट में क्या करते हैं? आप देखे होंगे, जब मीडिया में आता है तो ज़्यादा लोगों को हथकड़ी नहीं लगाई जाती। वो तो सामान्य लोगों को हथकड़ी लगा कर ले जाया जाता है। बड़े-बड़े लोग तो अपना पायजामा कुर्ता पहने रहते हैं, जूता मोजा और 57 इंची सीना खड़ा करके जाते हैं। उनको लगता है कि जेल चला गया तो क्या हुआ? जेल में तो भगवान पैदा हुए थे, जैसे आसाराम। सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? आसाराम। वो तो आज भी डांस कर रहे हैं जेल में कि जेल तो भगवान का घर है, भगवान पैदा हुए, हम जेल में हैं तो क्यों हम मायूस हों, हम भी क्या करेंगे जेल में, डांस। वायरल हुआ है वीडियो, देखिए वहाँ का यूट्यूब पर दिखा रहा है चैनलों पर कि आसाराम जेल में डांस करते हुए क्या हुए, पाए गए, जेलर पर कार्रवाई की जाए। कैसे वीडियो बाहर हो गया? अब हो गया, कोई कर दिया होगा भाई। जेल भी तो अपराध का अड्डा है, बड़े बड़े अपराधी वही तो बंद है मोबाइल लेकर। तो अगला देखिए आपका, यानी कि इसी के साथ आपका 49 पढ़ना है भाई धारा, यानी कि धारा 46(1) अभी बताया गया। इसी, हाँ एक और केस भाई आपका बताया जाए तब 49 शुरू, इसको कोरिलेट करना है। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि हथकड़ी तभी लगाइए जब ये आशंका हो कि गिरफ्तार व्यक्ति कस्टडी से क्या हो सकता है, भाग सकता है। और कारण लिखिए। तो अगला ये आगे देखा जाए 49,
तुरंत आप जो परिरुद्ध शब्द हमने बताया है इसको कोरिलेट करिएगा धारा 49 से। देखिए उसमें दिया है एक ही लाइन में कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को उतना ही अवरोधित किया जाएगा या उसके खिलाफ उतना उतना ही उसे अवरोधित किया जाएगा जितना कि अभिरक्षा से निकल भागने से रोकने के लिए क्या हो आवश्यक। माने उतना ही उस पर प्रतिबंध लगाइए ताकि भाग न सके। भाई ये कौन सी धारा एक लाइन बताती है 49। अब प्रोविजो देखिए आपका परंतु काफी महत्वपूर्ण है, पिछली बार आपका पूछा भी गया था। ये परंतु का आपका 2000 आपका 8 में जोड़ा गया। फिर एक बार प्रोविजो देखिए, परंतु जहां किसी स्त्री को गिरफ्तार किया जाना है वहां जब तक कि परिस्थितियों से इसके विपरीत उपदर्शित न हो गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर अभिरक्षा में उसके समर्पण कर देने की उपधारणा की जाएगी। यानी कि अगर महिला को गिरफ्तार करना है और ये कह दिया जाए पुलिस द्वारा महिला से कि आपको गिरफ्तार किया जाता है, तो जब तक महिला कोई विपरीत आचरण न दिखाए यानी कि न भागने न लगे या विरोध न करने लगे तब तक ये माना जाएगा कि महिला की गिरफ्तारी क्या हुई हो गई मौखिक सूचना पर। लेकिन आगे देखिए, अगला इसी में देखना है भाई आपका। और जब तक कि परिस्थितियों में अन्यथा अपेक्षित न हो या जब तक पुलिस अधिकारी महिला न हो तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा। इसका मतलब ये हुआ कि महिला महिला की गिरफ्तारी के लिए अगर उसके शरीर को छूना है तो वह केवल महिला पुलिस अधिकारी ही कर सकती हैं, पुरुष पुलिस पुलिस अधिकारी को ये पावर नहीं। यानी कि दो बातें यहाँ याद रखना है, फिर याद रखिए। अगर पुलिस ऐसा करती है तो एक तो आपका पुलिस अधिनियम की धारा 7 के तहत उस पर विभागीय कार्यवाही हो सकती है। फिर एक बार इसको पूरा देखिए भाई, काफी महत्वपूर्ण है। अगर किसी स्त्री को अरेस्ट करना है तो मौखिक सूचना दे दी गई कि आपको हम गिरफ्तार कर रहे हैं और स्त्री ने कोई विरोध नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि उसकी गिरफ्तारी हो गई, शरीर को छूने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसके बावजूद भी वो विरोध करे, हंगामा कर दे, भागने लगे, तब तो भाई पीछा किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन गिरफ्तारी किसके द्वारा होगी, पुरुष पुलिस द्वारा कि महिला? तो महिला की गिरफ्तारी महिला द्वारा। ये किस खंड में है, 46 के किस क्लाज में, 1 का परंतु। याद रखिएगा कहाँ है, 46 1 का प्रोविजन। अगला देखिए खंड 2। यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है, तो एक उदाहरण बना लिया जाए। पुलिस गई ए को गिरफ्तार करने और ए अपनी गिरफ्तारी का बलात् बलात् मतलब बल का प्रयोग करके प्रतिरोध किया मतलब विरोध किया। यानी कि ए पुलिस पर ही ईंट पत्थर चलाने लगा, आपका कह सकते हैं डंडा चलाने लगा, पुलिस गिरफ्तार करने गई है भागने लगा या पुलिस पर फायर झोंकने लगा, तब पुलिस क्या करे? तो अगला शब्द काफी महत्वपूर्ण है, देखिए। या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, तो 41-42 में पुलिस अधिकारी थे, अन्य व्यक्ति किस में बताया गया 43 और 44। तो सबके लिए नियम है। तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों का को उपयोग में ला सकता है। यानी कि तब ऐसा पुलिस अधिकारी या प्राइवेट व्यक्ति या मजिस्ट्रेट
ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए सभी साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। सभी साधनों में यानी कि डंडा चला दिया जाए, गोली चला दिया जाए, पत्थर चला दिया जाए, घेर लिया जाए, तमाम साधन। तो क्या ऐसे साधनों में मृत्यु कारित भी की जा सकती हैं प्रयोग करके? तो इसके लिए आपका अगला खंड कौन सा बना है? आपका 3। क्या बल का प्रयोग करते समय जब आप गिरफ्तार कर रहे हैं और वह भाग रहा है, आनाकानी कर रहा है, तो आप सब साधन प्रयोग करिए। तो क्या वो भी साधन प्रयोग करेंगे कि जिसके उसकी मृत्यु हो जाए? तो इसके लिए अगला क्लाज बना है, देखिए खंड 3। इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति की जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती। फिर एक बार दोनों एंगल से समझिए। आपका इनकाउंटर की धारा है, गिरफ्तार करने में कब म, मारा भी जा सकता है, डेथ की जा सकती है, ये कहाँ से दर्शित होता है? तो 46 के किस से? 3 से। फिर एक बार देखिए आपका ये जो बेयर एक्ट की भाषा है, ये निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। निगेटिव इसलिए है कि निगेटिव आपका ये कहा जा रहा है कि जब तक किसी व्यक्ति ने मृत्युदंड से दंडनीय या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध न किया हो, तब तक गिरफ्तार करने में उसकी मृत्यु तक कारित नहीं की जाएगी। ये निगेटिव है। इसी को थोड़ा हम पॉजिटिव वे में बताते हैं कि कब किसी व्यक्ति की मृत्यु तक गिरफ्तारी करने में की जा सकती है, तो जब वह ऐसा अपराध किया हो जिसमें उसे अधिकतम सजा कितनी मिल सकती है? या तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास। तो हमने जो बताया दूसरा मॉडल में वो पॉजिटिव था, और बेयर एक्ट की भाषा क्या है? निगेटिव, और कोई अंतर नहीं है। फिर एक बार सीधे में समझिए कि अगर मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध कोई व्यक्ति किया है, तो उसे गिरफ्तार करने में अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो पुलिस ने कोई अपराध नहीं किया। अब आपका पुलिस ने अपराध नहीं किया, अगर पुलिस पर मुकदमा भी चलता है, तो ऐसी दशा में पुलिस एक तो 46 के खंड 3 का बचाव ले सकती है, और दूसरा आपका लेती है आईपीसी की धारा 100 का। आईपीसी की धारा 100 में 7 ऐसी कंडीशन है जहां की आपका अपनी शरीर की रक्षा और अन्यों की शरीर की रक्षा के लिए आप अपराधी की स्वेच्छा यानी कि जानबूझकर मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। तो पुलिस दिखा दे कि हम नहीं ठोकते तो हमें ही क्या करता ये, तो करते क्या पुलिस वाले? 3-4 बजे रात में इनकाउंटर दिखाते हैं और अकेले में मार देते हैं। उसके बाद से एक हथियार इधर उधर से लाकर उसके हाथ में रख देते हैं। तब एसपी साहब और मीडिया को जानकारी देते हैं कि ये बदमाश यहाँ पाया गया, हमने घेरा डाला, भागने का प्रयास किया, हम ही पर फायर झोंक दिया, तो हमने भी आत्मरक्षा में क्या किया, गोली चलाया, ये मर गया। और देखिए रिवॉल्वर अपने और मैगजीन क्या रखा है साथ में। तो आप लोग ये देखिए, देखे होंगे आप फोटो में कि अपराधी एकदम हाथ में लिए रहता है। अरे भाई मर गया तो क्या पकड़े रहेगा? तो पुलिस वाले कपड़ा लपेट के कोई हथियार क्या करते हैं कि कपड़ा रुमाल लपेट लीजिए तो नहीं आएगा फिंगरप्रिंट, तो रुमाल लपेट लिए और रुमाल लपेट कर आपका क्या करते हैं कि आपका उसके हाथ में रख देते हैं। पुलिस का फिंगरप्रिंट ही नहीं आएगा, क्योंकि फिंगरप्रिंट भी क्या रखता है, काफ़ी मायने, भाई आएगा ही नहीं, अपना इनकाउंटर हो गया। अब 46 का खंड 4 देखिए। हाँ, तब क्या? प्राइ आपका
प्राइवेट व्यक्ति इनकाउंटर कर ही सकता है। आपका तीनों के लिए तो है ना ये। फिर देखिए, आपका 41 के लिए भी ये काम कर रही हैं धाराएं, 42 के लिए भी, 43 के लिए भी और 44 के लिए भी। लेकिन साबित करना थोड़ा मुश्किल रहता है, ये मैं बता दूं। देखिए, अमूमन प्राइवेट व्यक्ति क्या पड़ा है जाने की, लेकिन प्राइवेट व्यक्ति इनकाउंटर करता है भाई। देखिए आपका, फिर देखिए, मान लीजिए एक अपराधी है, प्राइवेट व्यक्ति इसको गिरफ्तार करने गया और उस अपराधी ने प्राइवेट व्यक्ति पर ही फायर झोंक दिया, तो प्राइवेट व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा में क्या करेगा, इसको ठोक देगा धारा 100 में। और संपत्ति की प्रतिरक्षा है तो 103 में। अपने बचाव और अन्य के बचाव दोनों के लिए उपलब्ध है अधिकार। स्वयं के बचाव करिए और किसका, समाज का भी। शरीर का बचाव करेंगे तो आईपीसी की धारा 100 और संपत्ति का करेंगे तो 103। लेकिन वही है कि थोड़ा साबित करना कठिन काम है, वो अलग बात है। लेकिन हाँ बताइए, कौन, किसका 78? आपका 79। 79 कर सकते हैं विधि द्वारा न्याय अनुमत। 79 कर सकते हैं कि वो कानून द्वारा वो न्यायानुमत है, यानी कि अगर वह कार्य कर देता है तो कानून कहता है कि तुमने कोई गलत कार्य नहीं किया, तो अपराधियों को पकड़। और 43 से बताया गया था, 43 पढ़ाते समय आपका बताया गया था 79। अगला एक खंड और देखा जाए तब ब्रेक दिया जाए भाई। आपका चौथा खंड भी काफी महत्वपूर्ण है, असाधारण परिस्थिति। तो असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी। यानी कि स्त्री को रात में गिरफ्तार सामान्यतः नहीं किया जाएगा जब तक कि विकट परिस्थिति न हो। तो विकट परिस्थिति हो तो रात में गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन कौन करेगा, पुलिस, पुरुष पुलिस वाले कि महिला पुलिस वाले, महिला पुलिस वाली। और आपका किसके आदेश से करेंगे, तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फिर एक बार बेरक देखिए भाई, दूसरी जगह आपका मिला 46 में कि रात में भी गिरफ्तार करना है, वो भी विकट परिस्थिति में, सामान्यतः नहीं। तो ऐसे नहीं, आप किसका आदेश लाइए, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। लेकिन गिरफ्तार भी रात में किया जाएगा तो पुरुष पुलिस नहीं करेगी, महिला की गिरफ्तारी कौन करेगी, महिला। तो दूसरा पॉइंट मिला जहाँ की महिला की गिरफ्तारी किसके द्वारा, महिला। पूरा बैरक देखिए, असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी। और जहां ऐसे असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं, वहां स्त्री पुलिस अधिकारी लिखित में रिपोर्ट करके ऐसे प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी कि प्रथम श्रेणी माने वर्ग होता है, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करेगी। यानी कि उनसे अनुमति ले लीजिए, किससे, गिरफ्तारी के पहले, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है। लेकिन एक लाइन याद रखिए कि स्त्री की गिरफ्तारी यहाँ भी किसके द्वारा की जाएगी, स्त्री। लेकिन कब यहाँ हो रही है, नियम कब लागू होगा, रात में। तो रात में सामान्यतः गिरफ्तारी की विकट परिस्थिति में, और विकट परिस्थिति बताना पड़ेगा, स्त्री महिला पुलिस अधिकारी जाएगी और किसकी अनुज्ञा लेगी, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तब रात में आप गिरफ्तार करिए, ऐसे नहीं। तो इस प्रकार आपका गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या है, आज भाई आपका